हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्या है? जैसा कि हम ग्राउंड पे देखते हैं, एक जो स्फेरिकल बॉल होती है वो प्योर रोलिंग करती जाती है और इन रियलिटी वो प्योर रोलिंग करते करते स्लो होती जाती है और कुछ टाइम बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक जाती है। इसके पीछे के रीजन को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम। मतलब आज का टॉपिक क्या है? व्हाई डज प्योर रोलिंग स्फेयर स्टॉप्स। कोई स्फेयर है, स्फेरिकल बॉल, वो प्योर रोलिंग करती करती स्लो होती जाती है और कुछ टाइम बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। इसके पीछे के रीजन को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम। तो देखो, मान लो ये रफ ग्राउंड है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ जी है। और मान लो ये एक बॉल है, मतलब ये बॉल है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, होलो स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? बॉल। सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, होलो स्फीयर भी हो सकती है, ठीक है। मान लो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल बॉल से समझते हैं हम। तो देखो क्या होता है, बॉल प्योर रोलिंग करती करती स्लो होती जाती है और फाइनली रुक जाती है कुछ टाइम बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है। तो ऐसा कि वो न प्योर रोलिंग है इस बॉल की इस रफ ग्राउंड पे, ठीक है। तो क्या होता है, हम जनरली देखते हैं ना, बॉल स्लो होती जाती है, बॉल स्लो या बॉल स्लोड डाउन एंड फाइनली कम्स एट रेस्ट आफ्टर सम टाइम। ये प्योर रोलिंग करती करती स्लो होती जाएगी और कुछ टाइम बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे रेस्ट पे आ जाएगी बॉल, ठीक है। ये हम देखते हैं, ये बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके पीछे के रीजन को समझेंगे कि ये बॉल प्योर रोलिंग करती गई और स्लो होती गई और फाइनली रेस्ट पे आ गई कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो अब देखो, ये सेंटर ऑफ मास है बॉल का, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है। और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड mg के बराबर, ठीक है। और एक ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का आना जरूरी है, ठीक है। और ऐसे क्यों आएगा? क्योंकि बॉल स्लो होती जा रही है, बॉल की वेलोसिटी कम होती जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। बॉल प्योर रोलिंग जरूर करती जाएगी, बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। तो इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स आना चाहिए, और रिटार्डिंग फोर्स कौन हो सकता है यहाँ पे? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब रफ ग्राउंड के द्वारा ऐसे आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन इस बॉल पे, ठीक है। और मान लो इस बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, ठीक है। और क्लॉकवाइज सेंस में बॉल की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। तो प्योर रोलिंग कर रही है तो VCM R ओमेगा के बराबर होगा। R क्या है? रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है। प्योर रोलिंग कर रही है, सही बात है। और ये बॉल स्लो होती जाएगी, प्योर रोलिंग करती जाएगी और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, बॉल स्लो होती गई, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी
कम होती जाएगी। जैसे बॉल ये प्योर रोलिंग करती जाएगी ना, तो बॉल स्लो होती गई, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी। और फाइनली आफ्टर सम टाइम ये बॉल प्योर रोलिंग करती करती यहां पे रुक जाएगी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगी। ठीक है। और देखो बॉल स्लो होती गई, मतलब VCM कम होता गया, और बॉल प्योर रोलिंग भी कर रही है, तो VCM R ओमेगा के बराबर भी होगा। तो एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी कम होती गई बॉल की। सही बात है। ठीक है। तो अब देखो बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM वो भी कम होती गई, और बॉल की एंगुलर वेलोसिटी वो भी कम होती गई, और ऐसा होता भी है। ठीक है। तो अब देखो बॉल की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब बॉल में रिटार्डेशन आना चाहिए। ठीक है। तो मतलब बॉल पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। बॉल इस तरफ चल रही है प्योर रोलिंग करती करती, और बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, तो इसका मतलब बॉल पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, रिटार्डिंग फोर्स। और वो कौन हो सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन आना जरूरी है क्योंकि बॉल प्योर रोलिंग कर रही है, तो ये क्या होगा? रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है। जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। और अब देखो बॉल प्योर रोलिंग कर रही है, स्लो होती जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और बॉल क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी कर रही है। ठीक है। बॉल रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस, और बॉल की एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है, ओमेगा कम होता जा रहा है ना, और बॉल क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट कर रही है। हाँ, बॉल की एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है क्योंकि बॉल स्लो होती जा रही है और प्योर रोलिंग कर रही है रफ ग्राउंड पे। ठीक है। तो बॉल का जो रोटेशन है वो तो क्लॉकवाइज सेंस में है, और ओमेगा कम होता जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए, तभी तो ओमेगा कम होता जाएगा, क्योंकि बॉल का रोटेशन है ना वो क्लॉकवाइज है और बॉल की एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। ऐसा कब हो सकता है? जब नेट टॉर्क ऑन दिस बॉल अबाउट सेंटर ऑफ मास वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आए, ऐसा तभी हो सकता है। और ये आना चाहिए, नेट टॉर्क ऑन बॉल अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। टॉर्क ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो क्लॉकवाइज सेंस में आया। ठीक है। और अगर मैं ये मान लूं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस बॉल mg, ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, अगर मान लो मैं ये मान लूं, मतलब यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड एक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑब्वियसली mg के बराबर ही आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूं ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो टॉर्क ऑफ n1 नॉर्मल रिएक्शन ये तो 0 आ गया। तो नेट टॉर्क तो स्टैटिक फ्रिक्शन का आया और क्लॉकवाइज सेंस में आया, लेकिन आना क्या चाहिए? नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए, और वो हो सकता है, नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ सकता है और आना भी चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का तो टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आया, और नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बॉल पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए, और वो हो सकता है और वो होता भी है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है ना n1 इज इक्वल टू mg, वास्तविकता में बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, ये
ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क जीरो हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का आया टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क। तो इन रियलिटी क्या होता है, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना बिटवीन दिस बॉल एंड रफ ग्राउंड, वो एक नहीं होता, बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वास्तविकता में, इन रियलिटी बात कर रहा हूं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस बॉल, वो कुछ ऐसे आएगा, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, ये बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हुआ और कुछ ऐसे आया, तो देखो इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क वो क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा होता भी है इन रियलिटी, अगर बात करूं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन बॉल एंड रफ ग्राउंड वो यूनिक नहीं होता, एक नहीं होता, सिंगल नहीं होता, बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बॉल और रफ ग्राउंड के बीच में। और ऐसे में क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना बाय रफ ग्राउंड, वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, और वो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे आता है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आने के कारण N1 = mg, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आने के कारण क्या होगा, अब नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आएगा ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन के टॉर्क से ज्यादा आएगा, ठीक है। टॉर्क ऑफ N1 नॉर्मल रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे में क्या होगा, नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा, ठीक है। नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा, और आना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये बॉल प्योर रोलिंग कर रही है, स्लो होती जाएगी, VCM R ओमेगा के बराबर हमेशा रहेगा, VCM घटता जाएगा, ओमेगा भी घटता जाएगा, ठीक है। VCM घट रहा है तो इसका मतलब बॉल पे रिटार्डिंग फोर्स आना चाहिए ऐसे, और वो आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन आना बहुत जरूरी क्योंकि बॉल प्योर रोलिंग भी कर रही है, ठीक है। और ओमेगा भी घटता जाएगा। सेंस ऑफ रोटेशन देखो क्लॉकवाइज है और ओमेगा घट रहा है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क तो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और यहां पे वास्तविकता में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन बॉल एंड रफ ग्राउंड वो यूनिक नहीं होता, बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वास्तविकता में। इसके कारण क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है बाय रफ ग्राउंड mg के बराबर, वो कुछ ऐसे आता है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आता है, और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क स्टैटिक फ्रिक्शन के टॉर्क से ज्यादा भी आता है। इसके कारण क्या होगा, जो नेट टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, सेंस ऑफ रोटेशन तो क्लॉकवाइज रहेगी लेकिन ओमेगा कम होती जाएगी क्योंकि नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ गया, ठीक है। और अब देखो बॉल प्योर रोलिंग कर रही है और स्लो होती जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये समझ में भी आ गया। तो देखो जो ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या होगी, हाफ m VCM²। m क्या है, मास ऑफ बॉल, ठीक है, बॉल का मास वो क्या है m। तो ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM² होगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, 1/2 ICM ओमेगा²। ओमेगा किसके बराबर है, VCM/R के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा V²CM/R²।
तो बॉल स्लो हो रही है, स्लो होती जा रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, VCM कम होता जा रहा है, ओमेगा भी कम होता जा रहा है, तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी घटती जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली वो भी घटती जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज कर सकता हूं और वो सेटिस्फाई होगी। देखो ये बॉल स्लो होती जा रही है और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी आफ्टर सम टाइम, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, प्योर रोलिंग करती करती। ठीक है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी वो तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या आएगा, जीरो। वो कैसे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का जितना नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा ना, उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा, तो टोटल वर्क डन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा जीरो। और इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं, कैसे, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, और कौन सा वर्क डन, ट्रांजिशनल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, किस इंटरवल में, यहां से यहां तक, जब यहां पे ये बॉल रेस्ट पे आ गई। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके, डी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये बॉल रेस्ट पे आ गई, तो इतने में जो स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो ट्रांजिशनल वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना होगा, -FSD। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो cos 180 -1, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ट्रांजिशनल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आ गया -FSD। ठीक है, तो अब देखो ये डी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इतने में ये बॉल कितना एंगल घूमी होगी, अगर मुझे वो पता चल जाए तो रोटेशनल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब 2πr डिस्टेंस ट्रेवल होती है ना प्योर रोलिंग में, तो सॉलिड स्फीयर एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, मतलब 2π एंगल रोटेट होता है। जब ये 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये जो सॉलिड स्फीयर है, कोई भी रोलिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट, वो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो जब 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना एंगल रोटेट होगा सॉलिड स्फीयर, 2π डिवाइडेड बाय 2πr, मतलब 1/r, इतना एंगल रोटेट होगा, इतना रेडियन। ठीक है, और यहां पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, d, तो d डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा तो कितना एंगल रोटेट होगा क्लॉकवाइज सेंस में, ये हमारा सॉलिड स्फीयर, d/r। सही बात है। तो यहां पे यहां से यहां तक ये जो सॉलिड स्फीयर है क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल रोटेट हुआ, θ = d/r। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। तो अब देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रोटेशनल वर्क डन आएगा ना, वो पॉजिटिव आएगा। वो कैसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वो क्लॉकवाइज सेंस में होगी d/r, यहां से यहां तक। ठीक है, और टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है,
तो इसका मतलब रोटेशनल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या आएगा, टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और cos 0 1। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक जो मेरा ये सॉलिड स्फीयर क्लॉकवाइज सेंस में एंगल रोटेट हुआ है इतना d/r, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा वो भी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, तो टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में cos 0 1 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव। और देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क वो क्या आएगा, Fs इंटू में R। ठीक है, सही बात है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक क्लॉकवाइज सेंस में कितनी, थीटा इज इक्वल टू d/r। तो देखो R से R कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, प्लस FSD। ठीक है, तो देखो इस स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा टोटल वर्क डन यहां से यहां तक वो क्या होगा, ट्रांजिशनल वर्क डन माइनस FSD प्लस रोटेशनल वर्क डन प्लस FSD माइनस FSD प्लस FSD 0 हो गया। तो इसका मतलब ये पक्का है इस स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा टोटल वर्क डन वो कितना आएगा, 0। और ऐसा होता भी है। ठीक है, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन 0 आता है, और ये मैंने यहां पे प्रूव भी कर दिया। मतलब यहां से यहां तक इस टाइम इंटरवल में इस स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा जितना नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आया ना, उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आ गया। मतलब टोटल वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या आ गया, 0, यहां से यहां तक इस टाइम इंटरवल में। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0 रहेगा, सही बात है। तो अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 प्लस वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स 0 प्लस N1 नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कौन सा वर्क डन आएगा, केवल रोटेशनल वर्क डन। तो वर्क डन बाय N1 नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन बाय N1 नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पे 0 होगी। तो यहां से यहां तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, नेगेटिव आया। ठीक है, तो देखो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा रोटेशनल वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटती घटती 0 होगी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन 0, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0, N1 नॉर्मल रिएक्शन का रोटेशनल वर्क डन आएगा, और वो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आया, नेगेटिव आया। और आना भी चाहिए, N1 नॉर्मल रिएक्शन का रोटेशनल वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। कैसे, देखो ये बॉल प्योर रोलिंग कर रही है और लगातार स्लो होती गई, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रही है ना, ये देखो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रही है, और जो N1 नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आया है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया है। तो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक N1 नॉर्मल रिएक्शन का रोटेशनल वर्क डन नेगेटिव आएगा, और आ भी गया यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इन रियलिटी कोई सॉलिड स्फीयर है, मतलब बॉल है, वैसे प्योर रोलिंग करती करती स्लो होती जाती है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाती है, एंगुलर वेलोसिटी भी कम होती जाती है, और प्योर रोलिंग कर रही होती है, और फाइनली रेस्ट पे आ जाती है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में, कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है,
स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन बॉल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगा। और जो N1 नॉर्मल रिएक्शन आता है ना बाय रफ ग्राउंड ऑन बॉल, वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, वो कुछ ऐसे आता है जिससे N1 नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, और नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। और N1 नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क आया है ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वो ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस से ज्यादा। तो जिससे होता क्या है, नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाता है, जिसके कारण इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाती है, ठीक है, और रिटार्डिंग फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो ये है रीजन बिहाइंड वाई प्योर रोलिंग स्फीयर स्टॉप्स, या वाई प्योर रोलिंग स्फीयर या वाई प्योर रोलिंग बॉल स्लो डाउन और फाइनली स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। ये है रीजन। Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg, और वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा। तो अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड एक बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी हो सकता है, मैंने बॉल ली है, मतलब बॉल मतलब होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, वैसे सिलेंडर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, ठीक है, बातें वही रहेंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो कि मैंने यहाँ पे समझाया है। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और मान लो ये रफ ग्राउंड है, ठीक है, और मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास हो गया। मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कितना गिवन है, 5 kg, और रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सिलेंडर एंड दिस रफ ग्राउंड ये कितना गिवन है, 0.222, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन है कितनी, 40/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस पोजीशन पे मतलब t = 0 पे सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन है 40/3 मीटर पर सेकंड, और इसी पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी वो गिवन है 133.33 रेडियन पर सेकंड, t = 0 पे मतलब इस पोजीशन पे। और ऐसा गिवन है कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, ये प्योर रोलिंग करता जाएगा और स्लो होता जाएगा, फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो प्योर रोलिंग करेगा ये सॉलिड सिलेंडर इस रफ ग्राउंड पे, और स्लो होता जाएगा, स्लो डाउन ऐसा होता भी है, ठीक है, और फाइनली यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो किस टाइम बाद, कितने टाइम बाद ये रेस्ट पे आया, ये गिवन है, और ये कितना गिवन है, 6.66 सेकंड, ठीक है। यहां से 6.66 सेकंड बाद
फाइनली ये सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे आ गया, प्योर रोलिंग करता गया, स्लो होता गया, ठीक है, फाइनली रेस्ट पे आ गया, ठीक है। मतलब इस सॉलिड सिलेंडर की प्योर रोलिंग हो रही है और फाइनली रेस्ट पे आ गया, स्लो होता गया, ठीक है। और कितने टाइम बाद रेस्ट पे आया? 6.66 सेकंड बाद। तो ये फाइंड आउट करना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रेस्ट पे आएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 40/3 मीटर पर सेकंड गिवन है और t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में 133.33 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। और यहां पे आप चेक कर सकते हो t इज इक्वल टू 0 पे VCM इज इक्वल टू R ओमेगा पक्का मिलेगा क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो देखो प्योर रोलिंग हो रही है और ये मेरा सॉलिड सिलेंडर स्लो होता जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। तो रिटार्डिंग फोर्स ऐसे आएगा ना, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और देखो एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना? 50 न्यूटन, सही बात है। और देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये प्योर रोलिंग कर रहा है रफ ग्राउंड पे और स्लो होता जा रहा है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो रिटार्डिंग फोर्स तो आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि फाइंड आउट करना है। एंगुलर वेलोसिटी भी तो लगातार कम होती जा रही है और सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में है और एंगुलर वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का तो टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा 50 न्यूटन के बराबर, यहां से कितनी दूरी पे? x डिस्टेंस दूर, सेंटर ऑफ मास से इस तरफ x डिस्टेंस दूर लाई करेगा ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन। ये x फाइंड आउट करना है। तो N1 नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में। नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए क्योंकि ओमेगा लगातार कम होती जा रही है। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है लेकिन ओमेगा लगातार कम होती जा रही है, प्योर रोलिंग है ना, तो इसका मतलब नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लाइक रहेगा। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा बिटवीन सॉलिड सिलेंडर एंड दिस रफ ग्राउंड वो एक नहीं होगा, बहुत सारे होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन रियलिटी। उसके कारण क्या होगा इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में N1 नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास से इस तरफ x डिस्टेंस दूर लाई करेगा। ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो, अब मैं सेंटर ऑफ मास के ट्रांजिशनल मोशन को डील करूंगा, सेंटर ऑफ मास के ट्रांजिशनल मोशन को, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा ना। तो देखो फाइनली यहां पे मेरा सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो गया और एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी, स्लो होता गया सॉलिड सिलेंडर, प्योर रोलिंग भी होती गई और फाइनली यहां पे रेस्ट पे आ गया मेरा सॉलिड सिलेंडर। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी। अब ये यहां पे रेस्ट पे ही रहेगा। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इज इक्वल टू 0 40/3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू में यहां से यहां तक कितना टाइम लिया 6.66 सेकंड, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी
और कितनी आएगी -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मानना है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेगेटिव आया, तभी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, यही रिटार्डिंग फोर्स का काम करेगा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम करने के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से नेगेटिव आया -2। ठीक है, तो अब देखो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इस रफ ग्राउंड पे सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है ना, तो ACM = R अल्फा भी होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ACM यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा 2। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रिटार्ड होगा, और जो कि होगा भी। तो ACM = R अल्फा अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है सॉलिड सिलेंडर की सरफ ग्राउंड पे। ACM क्या है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और जो कि क्या है 2 = R रेडियस 0.1 मीटर में इनटू में अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, ये यहां से कितना आएगा, ये आएगा 20 रेडियन/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव आया अल्फा, और आना भी चाहिए। देखो जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है, और सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और कम नेगेटिव होती जा रही है। तो नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी और कम नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी घटती जा रही है। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, मतलब नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आए। ठीक है, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो नेट फोर्स वो कितना आएगा, -Fs, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया ना, मतलब अब मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में ही डील कर रहा हूं। नेट फोर्स वो -Fs आया, mg50 से N1 नॉर्मल रिएक्शन 50 कैंसिल, तो नेट फोर्स तो ऐसे आया ना स्टैटिक फ्रिक्शन -Fs, साइन को साथ लेके चल रहा हूं, वो क्या होगा, मास 5 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद साइन, वो कितना -2। तो देखो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल गई 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा, स्लो होता जाएगा, फाइनली रुक जाएगा। यहाँ पे कितने टाइम बाद रुका, 6.6 सेकंड बाद में, ये गिवन था। लेकिन ये फाइंड आउट करना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, डी फाइंड आउट करना है। तो S = UT + ½ AT² अप्लाई कर दो, D = UT 40/3 इंटू में T 6.66 UT + ½ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, -2। ठीक है, इंटू में T² मतलब 6.66 का स्क्वायर। तो यहां से D की वैल्यू क्या आएगी, यहां से D की वैल्यू आएगी 44.52 मीटर, 44.52 मीटर, मतलब 44.52 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रुक जाएगा। और कितने टाइम बाद, 6.66 सेकंड बाद, प्योर रोलिंग करता हुआ और स्लो होता जाएगा। ठीक है, अब ये x फाइंड आउट करना है, मतलब जो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना बाय रफ ग्राउंड 50 न्यूटन, वो सेंटर ऑफ मास से कितना इस तरफ लाई करेगा, x फाइंड आउट करना है। तो देखो नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। ठीक है, मतलब नेट टॉर्क पॉजिटिव आएगा,
और वो क्या होगा ICM इंटू में अल्फा, यही तो होता है नेट टॉर्क, ICM इंटू में अल्फा। और इस एक्सिस के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वो क्या होगा mr²/2, m5 r², 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। ठीक है, इनटू में अल्फा, अल्फा कितना आया 20। नेट टॉर्क आ गया इस सॉलिड सिलेंडर पे और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, मतलब पॉजिटिव। और वो क्या होगा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस mr²/2। ठीक है, इनटू में अल्फा, अल्फा कितना आया 20, पॉजिटिव आया ना, और आना भी चाहिए। अब देखो ये किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कितना 50 इंटू में x, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया ना नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क, इसलिए पॉजिटिव लिया 50 इंटू में x। ठीक है, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, मतलब माइनस लेना पड़ेगा। और कितना 10 इंटू में 0.1। ठीक है, तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी 0.03। ठीक है, इतनी आएगी 0.03 मीटर, मीटर में आएगी ऑब्वियसली, ऐसा यूनिट में चल रहा है ना सब कुछ। तो ये सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब जो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना बाय रफ ग्राउंड इस सॉलिड सिलेंडर पे, वो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, और सेंटर ऑफ मास से कितना इस तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करता जाएगा और स्लो होता जाएगा, फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। ऐसा गिवन था 6.66 सेकेंड टाइम बाद ये रेस्ट पे आ गया। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट पे आया ये पूछ रखा था, और ये कितनी आई 44.52 मीटर। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ऐसे वो पूछ रखा था, वो आया 10 न्यूटन। और क्या पूछ रखा था नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर, जो 50 न्यूटन आया है वो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास से कितना इस तरफ लाई करेगा 3 सेंटीमीटर, ये पूछ रखा था। और अब देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है 10 न्यूटन, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आपको पक्का मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो, वो कितना होगा म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 0.222 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन 50। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा ये पक्का 10 न्यूटन से ज़्यादा ही आएगा। और ये कितना आएगा 11.11 न्यूटन। ठीक है, तो देख सकते हो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज में है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही है ना, 11.11 न्यूटन से तो कम ही है ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 10 न्यूटन आया इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना 11.11 न्यूटन। और जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन आया है इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में इस सॉलिड स्फीयर पे, सॉरी सॉलिड सिलेंडर पे 10 न्यूटन आया ना, 11.11 न्यूटन, या मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही है, तो मतलब स्टैटिक रेंज में भी है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।